Hello friends, welcome back to another video. In this video we will discuss about business communication. बिजनेस कम्युनिकेशन में बेसिकली चैप्टर क्या है, कंसेप्ट क्या है, कितने यूनिट हैं, बीकॉम और बीबीए और मैनेजमेंट जितने भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी कोर्स हैं उसके लिए उनमें ये सेशन हेल्पफुल रहने वाला है, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो बेसिकली हम सबसे पहले इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमें पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। फॉर्म क्या क्या है कम्युनिकेशन की, एंड मोड क्या है, मॉडल कम्युनिकेशन मॉडल क्या क्या है, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन की, प्रोसेस क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, एंड थ्योरीज क्या क्या है कम्युनिकेशन की, एंड बेसिकली ऑडियंस एनालिसिस क्या है एंड कम्युनिकेशन में, एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पर इसमें पढ़ते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये पढ़ते हैं। और जो बोट मॉडल है वो पढ़ते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन, कैसे बैरियर क्या क्या है कम्युनिकेशन के, वो सब पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन वो पढ़ते हैं। ग्रुप डिस्कशन करते हैं हम बिजनेस कम्युनिकेशन के माध्यम से ही ग्रुप डिस्कशन को भी समझते हैं। और मॉक इंटरव्यू क्या है, सेमिनार क्या है, इफेक्टिव लर्निंग क्या है, एंड इसके साथ ही साथ रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या है, राइटिंग स्किल्स क्या क्या हैं। राइटिंग स्किल्स में हम बिजनेस लेटर पढ़ते हैं, मेमो फॉर्मेट एंड गुड लेटर, बैड लेटर, न्यूज़, ये पढ़ते हैं। रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। सेल्स लेटर क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ये पढ़ते हैं हम। इस ओरल प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं और रिपोर्ट राइटिंग कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि नॉन वर्बल आस्पेक्ट क्या क्या है कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल आस्पेक्ट में हम बेसिकली बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे हमें रखनी चाहिए बिज़नेस में। अगर हम जब बिज़नेस में अपना हाथ आजमाते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, काइनेसिक क्या है और प्रॉक्सिमिक्स क्या है, पैरा लैंग्वेज क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, कैसे हम इफेक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, और प्रिंसिपल क्या क्या है इफेक्टिव लिसनिंग के, फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के लिए, ओरल, रिटन एंड वीडियो सेशन, ये क्या क्या है, ये है फॉर्म, कम्युनिकेशन के फॉर्म है, ये हम पढ़ते हैं। इंटरव्यू करने के लिए कौन कौन सी हमारे लिए स्किल्स होनी चाहिए, सब बिजनेस में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन में जब हम इंटरव्यू अटैम्प्ट करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कैसे हमें इंटरव्यू अटैम्प्ट करना है। रिज्यूम बनाना होता है हमें, वो हम पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। लेटर ऑफ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग वीडियो रहने वाली है, इसीलिए बने रहिए टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन, द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्यूनस। कम्यूनस से जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो डेराइव हुआ है और यहाँ पर इसका मतलब है कॉमन, विच मीन्स कॉमन। कॉन्सिक्वेंटली इट इम्प्लाई दैट कम्युनिकेशन इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ माइंड, हार्ट, एंड दिस कॉमन अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट not only through transfer of information and ideas but also from transmission of the attitude। यहाँ पर ट्रांसफ़र क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइडियाज़, इमोशंस, थॉट, इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं और वो रिप्लाई में फीडबैक भी देता है। तो ये पूरी कंप्लीट कम्युनिकेशन तभी मानी जाती है। अभी मैंने बताया कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन पास करी जाती है कम्युनिकेशन के माध्यम से। एंड अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में कम्युनिकेशन को डिराइव करने की कोशिश करें तो अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस हैज़ डिफरेंट पार्टीज़। जैसा कि हम लोग पता है कि बिजनेस में डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं टू कम्युनिकेट विद इट। सो देयर में भी कौन कौन सी पार्टीज़ हो सकती हैं, देयर में भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टी, इंटरनल पार्टी हो सकती हैं, जैसे कस्टमर, पब्लिक, इन्वेस्टर एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, डीलर्स, चैनल्स, अथॉरिटीज़, एम्प्लॉयज़, ये सब
ट्रेड यूनियन, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं बिज़नेस में। तो ये इन सब का रोल रहता है बिज़नेस कम्युनिकेशन को इनको समझना चाहिए। एंड ये रेगुलर टच में रहते हैं बिज़नेस के, और इनका ऑब्जेक्ट होता है जो टास्क है उसको अचीव करना। सो बेसिकली कम्युनिकेशन, अभी मैंने बताया, रिपीट करते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस विच वेयर द मैसेज इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़, थॉट, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, ओपिनियन, जो ट्रांसफ़र करी जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, क्या इंटेंशन के साथ, क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। यही कम्युनिकेशन होती है। कंप्लीट प्रोसेस तभी मानी जाएगी जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेशन करी जा रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ उसको फीडबैक भी मिलना चाहिए, तभी कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाते हैं, कही जाएगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डायनेमिक प्रोसेस दैट बिगिन विद द कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ऑफ आइडियाज़ बाय द सेंडर हु देन ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू अ चैनल टू द रिसीवर। चैनल के द्वारा सेंडर से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। हु इन टर्न गिव्स द फीडबैक, जो रिटर्न में फीडबैक देता है टू द रिसीवर। सो किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकती है? मैसेज फॉर्म में, सिग्नल विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, एंड दस वी कैन से देयर आर 7 मेजर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के 7 एलिमेंट होते हैं, जिसमें पहला रोल रहता है सेंडर का, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, नॉइस एंड फीडबैक, एट लास्ट फीडबैक। सेंडर पहले इनकोड करता है और इनकोडिंग से मैसेज में ट्रांसफ़र होता है, इन्फॉर्मेशन मैसेज में ट्रांसफ़र होती है और मैसेज से चैनल में जाती है, चैनल के माध्यम से रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और रिसीवर उसको डिकोड करता है और रिसीवर डिकोड करने के बाद उसको फीडबैक देता है, सेंडर के लिए फीडबैक देता है। कुछ बीच में नॉइसेस हो सकती हैं जिसको हम डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, नॉइसेस को डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं। सो बेसिकली अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कम्युनिकेशन इज़ यूनिवर्सल एलिमेंट है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, एंड इट इज़ इसेंशियल इन ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। 11-12 में हमने पढ़ा है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन करने के लिए बिज़नेस में हमें प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये सब कैसे करेंगे? तभी तो हम कर पाएंगे, जब हमारी कम्युनिकेशन हम करेंगे तभी। तो इसमें यूनिवर्सल प्रोसेस है, यूनिवर्सल एलिमेंट है कम्युनिकेशन। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड एसेंशियल प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड एसेंशियल प्रोसेस इन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप फंक्शनिंग वंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस गेट ब्रोकन और स्टॉप। अगर कम्युनिकेशन करनी अगर बंद कर दी जाए तो ऑर्गेनाइजेशन भी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक कम्युनिकेशन करनी ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हर जगह यूनिवर्सल है, हर जगह उसका इस्तेमाल करा जाता है। हम क्या अभी आपसे टॉक कर रहे हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ये मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, मोबाइल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एट the transmission, interpretation and understanding of information, ideas, feeling etc. from one person to another person। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फीलिंग्स, आइडियाज़, थॉट, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती हैं, इंटरप्रेट करी जाती हैं, उन थॉट को अंडरस्टैंड करा जाता है। अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन, ये आइडिया, थॉट, इन सबको अंडरस्टैंड करा जाता है, तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगी कंप्लीट। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। एक पर्सन कभी भी अपने आप से बात नहीं कर सकता, टू वे प्रोसेस है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट कंप्लीट, तब तक कंप्लीट नहीं होगी कम्युनिकेशन जब तक वो मैसेज है वो करेक्टली अंडरस्टूड नहीं होगा बाय रिसीवर, एंड हिज फीडबैक इज़ नोन एज टू द सेंडर। जो उसका फीडबैक है वो सेंडर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। एंड कम्युनिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। कम्युनिकेशन प्रोसेस एम्स एट क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है कम्युनिकेशन के द्वारा। द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो सकती है एंड बॉटम टू टॉप हो सकती है।
जो अफेक्ट करती है सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब कम्युनिकेशन अपवार्ड हो सकती है, डाउनवार्ड हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है। कम्युनिकेशन ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है, वर्बल हो सकती है, यूनिवर्सल हो सकती है, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बिजनेस कम्युनिकेशन के। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट ऑल्सो फॉर सोसाइटीज़, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, इकोनॉमी एंड फॉर आवर लाइफ। एवरीवेयर कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। सो कम्युनिकेशन इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह यूज़ करा जाता है। नेचर की बात करें तो कम्युनिकेशन के नेचर क्या क्या हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में 2 पर्सन होने जरूरी है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन, द सेंडर एंड द रिसीवर। 2 पर्सन है, एक सेंडर है, एक है रिसीवर। द सेंडर सेंड द मैसेज एंड इट इज़ नोन एज कम्युनिकेटर, उसको कम्युनिकेटर बोलते हैं। और जो रिसीवर है वो रिसीव करता है मैसेज के लिए, इसलिए उसको कम्युनिकेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट जो नेचर है वो है कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। द रिसीवर शुड अंडरस्टैंड द मैसेज, सेंड एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाता है। अब कम्युनिकेशन कई फॉर्म में हो सकती हैं, जैसे कम्युनिकेशन में टेक सेवरल फॉर्म, जैसे ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, रिपोर्ट है, क्वायरीज है। So it may be verbal or written, it may be formal or informal। तो बेसिकली अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हम रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। राइटिंग में रिपोर्ट दी जाती है, कोई भी नोटिस दिया जाता है तो वो राइटिंग में होता है, क्योंकि वो प्रूफ के तौर पर आगे चल के बनता है। इस वजह से राइटिंग में ज़्यादातर हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन अगर स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन परवेड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। सब के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट सर्वाइव। इट इज़ एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चेंज होती रहती है। कम्युनिकेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मूड एंड थिंकिंग। मूड एंड थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है कम्युनिकेशन। जो सेंडर और रिसीवर में टॉक होता है वो मूड और थिंकिंग के ऊपर होता है। द वे अ मैसेज इज एक्सेप्टेड डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट विच ऑफ द फाइन सेंसरी ऑर्गन ऑफ द रिसीवर इज एक्टिव एट दैट टाइम। रिसीवर का कौन सी सेंसरी ऑर्गन उस टाइम पे एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स आएगा उसका सेंडर तक। कम्युनिकेशन मूड और थिंकिंग पर डिपेंड करती है। डायनेमिक प्रोसेस है, इसीलिए चेंज होता रहता है बिहेवियर लोगों का। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन इज मच मोर देन वर्ड्स। कहीं कम्युनिकेशन वर्ड्स से ज़्यादा यूज़ करते हैं और चीज़ें, जैसे साइन है, सिंबल है, गेस्चर है, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज नॉट मेयरली सेंडिंग और रिसीविंग फैक्ट एक्सप्रेस इन वर्ड। इट ऑल्सो इन्वॉल्व ideas and emotions, where we use signal, symbol, gesture. Next one is communication is goal oriented process. Communication is goal oriented process and it is effective only when there is कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तभी हम कम्युनिकेशन करेंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो रिसीवर और सेंडर के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब कोई टारगेट होता है, तभी वो कम्युनिकेशन करते हैं। जब उनका कोई एम होता है, जब उनका कोई मकसद होता है, तभी कम्युनिकेशन करी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कम्युनिकेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो बाकी आपको रियली में अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ ईजिली मिल जाएंगी। सो कम टू अवर पॉइंट, अवर टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं? टू ट्रांसफर द ऑर्डर एंड डायरेक्शन। मेन ऑब्जेक्ट जो होता है कम्युनिकेशन में वो होता है ऑर्डर एंड डायरेक्शन को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन बिजनेस। नेक्स्ट वन इज़ टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है, तो ये भी कम्युनिकेशन ही करता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कोऑर्डिनेशन। सो क्या करता है ये? एस्टेब्लिश करता है
इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन को बनाने में बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेचर है ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, ये भी कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बिकॉज क्योंकि कम्युनिकेट नेसेसरी है। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्शन को एम्प्लॉय से टाइम टू टाइम ट्रांसफ़र होना, एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, जिसके माध्यम से जब वो अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं तो उनका जो माइंड है, जो थॉट प्रोसेस है, वो भी डेवलप होता है और वो आगे चल के एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जब उनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो जॉब को और बढ़िया से करते हैं एंड ये इसमें भी मदद करता है, डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी मदद करता है उनके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज़। कैसे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करा जाए, ये भी कम्युनिकेशन के माध्यम से हम करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द मीडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज़ एंड एग्जीक्यूटिव्स द प्लान, रूल्स, पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ एंड ये सब हम कम्युनिकेशन के माध्यम से ये बनाते हैं। सो ओवरऑल हमने क्या जाना, कम्युनिकेशन जो है वो इसेंशियल फीचर है हमारे बिजनेस और हमारी लाइफ से रिलेटेड है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन एन एंटरप्राइज। इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम बिजनेस से ही को रिलेट कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंटरप्राइज कैन नॉट अचीव इट्स प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव स्मूथली। कम्युनिकेशन के एब्सेंस में हम कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि इंट्रोडक्शन दीजिए कम्युनिकेशन का। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, आप क्या समझते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन से और इसके स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने ये अभी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अगर आप ज़रा सा भी डाउट है तो आप इसको बैक कर देख सकते हैं, दोबारा से जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैरियर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर्स हैं। सो देयर आर मैनी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन द बिजनेस। दे मे अकर एट एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पर अकर हो सकते हैं इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। बैरियर्स may lead to your message becoming distorted and you therefore risk your wasting both time as well as money by causing confusion and misunderstanding. You can face some possible barriers which is now we are discussing. First one is the use of jargon. ओवर कॉम्प्लिकेटेड अनफेमिलियर जो वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल टर्म होती हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो हम उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो भी बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर मीन्स सम पीपल मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड सम टॉपिक्स मे बी कम्प्लीटली ऑफ लिमिट। डिफ़िकल्ट टॉपिक में इंक्लूड, जब डिफ़िकल्ट टॉपिक इंक्लूड होगा तो कहीं ना कहीं आप में कन्फ्यूज़न होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आप में फियर हो सकता है। बट आर नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिक्स, रिलीजन, हर जगह है ये। तो मेंटल एंड फिज़िकल कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है मेंटल के लिए, मेंटली और फिज़िकली तौर पर अगर बात करें तो। दूसरा बैरियर है लैक ऑफ अटेंशन सही से नहीं देते हैं, इस वजह से भी ये बैरियर की तरह काम हो सकता है बिजनेस में। लैक ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्ट्रैक्शन, इरेलेवेंस टू द रिसीवर। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, फिजिकल बैरियर हो सकता है सच एज हियरिंग प्रॉब्लम और स्पीच डिफ़िकल्टीज़। स्पीच को कोई लोग सही से नहीं दे पाते हैं ड्यू टू फियर। अब फिजिकल बैरियर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, जैसे नॉट बीइंग एबल टू सी देम। नॉन वर्बल कॉज जैसे गेस्चर सही से नहीं कर पाते हैं कोई लोग। बाइल कम्युनिकेशन, पोस्चर के बारे में नहीं पता होता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे रहना है, जनरल बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है बिजनेस कम्युनिकेशन में, ये सब हमें ध्यान रखना होता है। और जब नहीं पता होता है तो ये बैरियर की तरह काम करते हैं हमारे लिए, एंड हमारा जो कम्युनिकेशन होती है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है इन कारणों से। तो फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड अदर कम्युनिकेशन मेथड हमें पता होना चाहिए कब हमें कैसे यूज़ करना है। अब अगर हम चैनल्स की बात करें तो बिज़नेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से चैनल के माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर इस पर बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल एग्जिस्टिंग इन दी वर्ल्ड।
कुछ पॉपुलर चैनल हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, रिटन चैनल, चैट एंड मैसेजिंग, ब्लॉग्स, फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट। तो ये कुछ चैनल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। बेसिकली फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन जो है वो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें डिटेल में चैनल को, तो फॉर्मल चैनल क्या है? फॉर्मल चैनल एक ऐसा ऑफिशियल वे है कम्युनिकेशन करने का जिसमें हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, सच एज गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्लान एंड प्रोस्पेक्टस। ये सब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करना है, ये सब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से कर पाते हैं। अभी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैसेज का बहुत बड़ा रोल रहता है बिजनेस में। मैसेज इज इन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल फॉलो अ चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है, एंड दिस मीन्स इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम मैनेजर टू द सबॉर्डिनेट। मैनेजर से सबॉर्डिनेट तक इन्फॉर्मेशन जाती है बिजनेस में, एंड दे इन टर्न पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टाफ। बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर मैनेजर से सबॉर्डिनेट तक इन्फॉर्मेशन जाती है और सबॉर्डिनेट से पूरे स्टाफ में इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, स्प्रेड करी जाती है। सो सम एग्जांपल्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कंपनी में इंस्ट्रक्शन किसी को देने हैं डिपार्टमेंट में, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से दिए जाएंगे मैसेज के थ्रू। एनुअल रिपोर्ट देनी है, आर्गूमेंट करना है, बोर्ड प्रेजेंटेशन करना है, तो ये सब मैसेज के थ्रू दिया जाता है। अब बात करें इनफॉर्मल चैनल की, तो इनफॉर्मल चैनल क्या है? तो इट इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसको भी हम ऑफिशियल वे ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, विद समवॉट रिलैक्स नॉर्म। हम एक्चुअली में अपना मन को रिलैक्स करने के लिए ये कम्युनिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर देयर में नॉट बी अ नीड फॉर अ चेन ऑफ कमांड। यहाँ पर कोई चेन ऑफ कमांड की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर कोई किसी से भी बात कर सकता है और कोई हायरार्की यहाँ पर यूज़ नहीं होती है। बेसिकली जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल चैनल होता है, वो ओरल यूज़ होता है, ओरल कम्युनिकेशन होती है यहाँ पर, बजाय रिटन कम्युनिकेशन के। यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन यूज़ होती है, जहाँ पर कोई भी हायरार्की की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो अब बात कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट नोट आते हैं एग्जाम में, उन पर अगर बात करें, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, मॉक इंटरव्यू है, सेमिनार है, एग्जिट इंटरव्यू है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट में एग्जाम्पल, शॉर्ट नोट में मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? बेसिकली अगर ग्रुप डिस्कशन की बात करें, तो ग्रुप डिस्कशन इज़ अ डिस्कशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट। जो पार्टिसिपेट करते हैं लोग, वो ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप में क्या होता है? डिस्कशन होता है ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। गिवन जो सब्जेक्ट दिया जाता है उस सब्जेक्ट पे डिस्कशन होता है। अब ग्रुप डिस्कशन टाइपिकली हो सकता है फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी यूज़ करते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। एंड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर टॉक करते हैं कैंडिडेट। कोई सब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर टॉक करते हैं और प्रेजेंट करते हैं फैक्ट के लिए, आइडियाज़ के लिए, थॉट के लिए, अपने ओपिनियन देते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं डिस्कशन के माध्यम से। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करता है, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर कोई इंडिविजुअल की ग्रुप में चेक करी जाती है, कोई भी इंडिविजुअल की ग्रुप में चेक करी जाती है डिस्कशन कर। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। अब अगर मॉक इंटरव्यू की बात करें, तो मॉक इंटरव्यू क्या है? तो बेसिकली मॉक इंटरव्यू जो है वो एक प्रैक्टिस जॉब है, जिसके माध्यम से हम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ये मॉक इंटरव्यू करा जाता है। और जो ये है, ये बेसिकली प्रोफेशनल करियर में काउंसलर करते हैं। जो मॉक इंटरव्यू है वो हेल्प करता है लर्न करने में हाउ टू आंसर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का, ये इसमें हेल्प करता है मॉक इंटरव्यू। हम प्री डिटरमाइन जब हमारा फाइनल इंटरव्यू होता है, उससे पहले उसी की तरह सेम इंटरव्यू हम पहले करते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको बोलते हैं मॉक इंटरव्यू। और इसके माध्यम से हम अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। एंड ये क्या करता है? हमें रिड्यूस करता है हमारा स्ट्रेस बिफोर योर एक्चुअल जॉब इंटरव्यू। एक्चुअल जॉब इंटरव्यू है, उसी की तरह इसको पहले परफॉर्म कराया जाता है। और सेम इंटरव्यू परफॉर्म कराया जाता है इसलिए क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो फाइनल में बरकरार रहे और जो हेजिटेशन है वो निकल जाए। ये सब दूर करने के लिए मॉक इंटरव्यू कराया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सेमिनार। सेमिनार क्या है? अब सेमिनार एक ऐसी फॉर्म है
जो एकेडमिक इंस्ट्रक्शन में यूज़ करी जाती है, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी में यूज़ करते हैं सेमिनार के लिए। एंड यहाँ पर ऑफ़र करे जाते हैं कॉमर्शियल एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ़र करा जाता है, और कॉमर्शियल और प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो आते हैं, बुलाते हैं ये लोग, और वो सेमिनार में लेक्चर देते हैं। जो इनका फंक्शन जो होता है वो होता है लोगों को एक साथ लाना, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको एक साथ लाना। टाइम टू टाइम मीटिंग होती हैं सेमिनार में, एंड इनका फोकस होता है ईच टाइम ऑन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बात करना, जहाँ पर हर कोई प्रेजेंट कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है एंड रिक्वेस्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है वहाँ पर। तो सेमिनार में ये सब चीज़ें होती हैं। प्रोफेशनल्स एंड कॉमर्शियल्स जो होते हैं लोग हम होते हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है, एंड यहाँ पर मीटिंग होती हैं। सेमिनार बेसिकली एकेडमिक्स में यूज़ ज़्यादा होता है। लास्ट इंटरव्यू है वो है एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है? एग्जिट इंटरव्यू बेसिकली एक ऐसा डिस्कशन होता है, ऐसा इंटरव्यू होता है जो हमें अलाउ करता है कि जो एम्प्लॉय है वो अगर जॉब छोड़ रहा है तो वो उसका रीज़न क्या है, उसको इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो लास्ट डे होता है वो लास्ट डे के तौर पर ये इंटरव्यू कराया जाता है। उसका वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में बातचीत होती है, एंड यहाँ पर उसको ऑफ़र भी दिया जा सकता है, उसका ट्रांसफ़र करा जा सकता है या फिर प्रमोशन करा जा सकता है। अगर कोई भी अगर उसकी प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एग्जिट इंटरव्यू के माध्यम से। तो एग्जिट इंटरव्यू इजीली कराया जाता है। अब कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे हो सकती है? आपको पता है एवरी कम्युनिकेशन शुड हैव अ क्लियर पर्पस। हर कम्युनिकेशन का क्लियर पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इफेक्टिव अपनी कम्युनिकेशन बना सकते हैं। एंड इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इफ़ेक्टिव बनाना है कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पर हमें पता होना चाहिए हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ सेड एंड हाउ इट इज़ टू बी डिलीवर्ड, कैसे डिलीवर करी जा रही है इन्फॉर्मेशन, किस तरह से, टेक्निक कौन सी मेथड यूज़ करा जाता है डिलीवर करने का, एंड व्हेन इट इज़ सेंड, कब सेंड करी जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन, एंड पब्लिश कब करनी चाहिए। आपको कम से कम वर्ड में अपनी बात को रखना चाहिए। ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस में टू द पॉइंट बात रखनी चाहिए। जो आपका पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। द पर्पस ऑफ मैसेज शुड बी क्लियर सो दैट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड ईजिली योर इंफॉर्मेशन। जो नेक्स्ट वन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो है अटेंशन। अटेंशन बहुत ज़रूरी है। इन गुड कम्युनिकेशन द रिसीवर अटेंशन इज ड्रॉन टू द मैसेज। पीपल आर डिफरेंट इन बिहेवियर। अलग अलग पीपल का अलग अलग बिहेवियर होता है। अटेंशन करने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इमोशंस अलग अलग होते हैं हर किसी के, सो दे में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी दे रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। So this may require constructing different message format for different role and grade. Next one is coherency. कोहेरेंसी बिजनेस में होती क्या है कम्युनिकेशन में? तो कम्युनिकेशन जैसा कि आप लोग जानते हैं हर जगह टेक प्लेस करती है अक्रॉस मल्टीपल टूल्स होते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट यूज़ करे जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसका इम्पोर्टेंट रोल भी होता है कम्युनिकेशन में कोहेरेंसी का, जो बताती है लॉजिकल, वेल प्लान्ड एंड सेल्फ कैसे डेवलपमेंट करना है, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करना है, और लॉजिकल बात कैसे रखनी है। ये सब कोहेरेंसी के माध्यम से हम पता लगाते हैं। देयर शुड बी अ वन एंड गुड कनेक्शन विद द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक से गुड कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एंड पोलाइटली हमें टॉक करना है बिजनेस में। जब भी हम बात करते हैं तो पोलाइटली हमें रिस्पॉन्ड करना है। ये भी हम कोहेरेंसी में पता लगाते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइमलाइन एंड अर्जेंसी। टाइमलाइन एंड अर्जेंसी। Communication should be done at proper time with the appropriate level of importance and urgency to ensure that message can be understood or not. ये सब हम पता होना चाहिए। टाइमलाइन हर चीज़ की होती है। हर टास्क का, हर प्रोजेक्ट का एक डेडलाइन होनी चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक टाइमलाइन आप जरूर रखें। लास्ट वन इज़ फीडबैक। इम्पोर्टेंस क्या है फीडबैक का? फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to confirm that communication has been effective or not, to resolve question, allow, challenge clarity action, and ये सब हम पता लगाते हैं फीडबैक के माध्यम से। समटाइम जब हम मॉनिटर करते हैं तो वहाँ पर एड्रेस करा जाता है फीडबैक के माध्यम से, एंड हम अपनी बात को
कैसे जान सकते हैं? जो हमने रखी है वो हम फीडबैक के माध्यम से जान सकते हैं कि आखिर पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या है, पब्लिक पर क्या बात गई, पब्लिक की सोच क्या है हमारी बात को लेकर, हमारे थॉट को, इन्फॉर्मेशन को लेकर। तो ये हम फीडबैक के माध्यम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस क्या है? ऑडियंस एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए एंड कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ पर हम डिलीवर करते हैं स्पीच के लिए। एंड यू शुड नो द एज ग्रुप, एक्सपर्टीज लेवल एंड नीड ऑफ एक्सपेक्टेशन, वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड, बिलीव ऑफ योर ऑडियंस क्या है, ये सब हमें ऑडियंस एनालिसिस में पता लगता है। सो बेसिकली ऑडियंस एनालिसिस में हम ऑडियंस को एनालाइज करते हैं एंड यहाँ पर हम कुछ चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन क्या है एंड जो ओकेशन और स्पीच दी जा रही है वो टॉपिक क्या है, पर्सनैलिटी की स्पीकर की क्या है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, पहले ही से पता होना चाहिए। ऑडियंस की नॉलेज हमें पता होना चाहिए, ऑडियंस की पावर क्या है पहले से ही पता होना चाहिए सब चीज़ें। टॉपिक क्या है, ऑडियंस क्या चाहती है, उसको हमें पहले से ही पता होना चाहिए। जब हम उसके सामने बात रखें तो अच्छे से इफेक्टिव वे में डिलीवर कर पाएँ अपनी बात को। ऑडियंस का एटीट्यूड क्या है, अप्रोच क्या है उसकी टुवर्ड टॉपिक। एंड ऑडियंस की साइज क्या है, इट्स एबिलिटी टू लिसन क्या है, लिसनिंग पावर क्या है ऑडियंस की। ये सब हमें पता होना चाहिए। ऑडियंस एनालिसिस में ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या है ऑडियंस एनालिसिस की? जैसा कि हम लोग पता है हम लोगों को कि जो ऑडियंस है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं ऑडियंस एनालिसिस के माध्यम से। एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ ही साथ जो ऑडियंस है उसको हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब टाइप ऑडियंस के कौन कौन से हो सकते हैं, ऑडियंस एनालिसिस के टाइप क्या क्या हैं? डेमोग्राफिक ऑडियंस एनालिसिस होता है। एंड डेमोग्राफिक ऑडियंस होता क्या है अगर इसकी बात करें तो डेमोग्राफिक ऑडियंस बेसिकली डेमोग्राफिक से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे एज है, जेंडर है, रेस है, कल्चर है, इथनिसिटी है, मार्जिनल स्टेट है, मैरिटल स्टेट सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। सपोज if the subject is healthcare, then the audience is in their age. Your speech should be geared toward appropriate recommendation for healthy lifestyle. जब हेल्थ केयर सेक्टर से बात चल रही है, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको हेल्थ केयर सेक्टर से ही रिलेटेड आपको स्पीच देनी है। इससे तभी ऑडियंस आपको समझ पाएगी। तो ये हमें समझना होगा। अब बात करें अगर लिसनिंग की, तो लिसनिंग कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंस है इन बिजनेस कम्युनिकेशन में। लिसनिंग का क्या रोल है? लिसनिंग इज़ रिसीविंग लैंग्वेज थ्रू द ईयर। लिसनिंग लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जो रिसीव करते हैं हम। लिसनिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड साउंड ऑफ प्रोसेसिंग दैम इनटू वर्ड्स, सेंटेंसेस। व्हेन वी लिसन, जब हम सुनते हैं, we use our ear to receive individual sound. We use our brain to convert the message into, ऐसी फॉर्म में हम मैसेज को कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में हम समझ पाएँ। We learn the skills by listening. हम कोई भी चीज़ सीखना चाहें तो वो सुन के ही सीखते हैं। अब लिसनिंग इन एनी लैंग्वेज रिक्वायर फोकस और अटेंशन बहुत ज़रूरी है लिसनिंग के लिए। अगर लिसनिंग अच्छी करनी है तो फोकस और अटेंशन आपको ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस और अटेंशन पर। इट इज़ अ स्किल वेयर सम पीपल नीड टू वर्क एट हार्डर देन अदर्स। पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग आर टाइपिकली पुअर लिसनर। उनको पुअर लिसनर में कैटेगराइज करा जाता है। लिसनिंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज रिक्वायर एवरी ग्रेटर फोकस। लिसनिंग ही बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है बिजनेस में। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और सामने वाले व्यक्ति ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपने उसको कुछ समझा, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो लिसनिंग बेकार लिसनिंग की वजह से ही है, पुअर लिसनिंग पावर की वजह से।
तो लिसनिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह। अब कौन कौन से वेज हैं जिसके माध्यम से हम अपनी लिसनिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफेक्टिव लिसनिंग कैन ओपन द डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़, increase revenues, improve customers, survive, and boost employee productivity. And almost everyone can use and help yours by improving listening power, listening skills. You can do whatever you want. So how can you become a better listener? अगर हम इस पर बात करें तो सबसे पहले तो आपको आउटडेटेड एडवाइसेस हैं उनको भूलना होगा। फॉरगेट आउटडेटेड एडवाइस। वॉट पासेस फॉर लिसनिंग ट्रेनिंग इज़ लार्जली स्टफ फ्रॉम द पास्ट। इन पास्ट फ्यू ईयर जो भी आउटडेटेड एडवाइसेस हैं उनको आपको अपडेट करना होगा अपनी लाइफ में, तभी आपकी इफ़ेक्टिव लिसनिंग होगी। बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों की सोच चेंज होती है और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हर चीज़ चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी चेंज होना पड़ेगा, अपडेट रहना चाहिए। अपडेट। नेक्स्ट वन इज़ इंटरप्रेट व्हाट यू हियर। जो आपने सुना है उस पर आपको इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए अगर आपको इफेक्टिव लिसनिंग ही करनी है तो। यू नो, ट्रू लिसनिंग इन्वॉल्व हियरिंग प्लस इंटरप्रिटेशन। इट्स व्हाट पीपल ऑटोमेटिकली डू एनीवे। मेजर बेसिकली अगर बात करें तो मेजरली आप कुछ भी अगर सुनते हैं तो उस पर इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। विदाउट इंटरप्रिटेशन अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और इन्फॉर्मेशन गलत भी पहुंच सकती है लोगों तक। नेक्स्ट जो थिंग है वो है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। इफेक्टिव लिसनिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट है। हर तरह का क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए जो पूछने लायक क्वेश्चन होता है। यू कैन ओपन द डोर टू डोर एंड you can communicate by asking questions that encourage interpretation, such as tell me what you make. If these type of questions you ask, then you get effective listening. जैसे I just said, what did you think I mean by that, or how did that affect your thinking. इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछने चाहिए जब पूछने का टाइम होता है तब। इससे भी आपकी जो लिसनिंग पावर है वो इफ़ेक्टिव होगी। अब अगर बात करें, एक लेटर आता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो सपोज यू लिव इन एन एरिया वेयर देयर इज़ अ प्लेस टू डंप द हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड वेस्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, राइट करना है एक लेटर टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन in regard the same, requesting the authority to take necessary action. अगर इस तरह का अगर लेटर आ जाए पूछने पेपर में एग्ज़ाम में तो आपको कैसे रिप्लाई देना है, पेपर में आंसर कैसे देना है, प्रेजेंट कैसे करना है, अगर इस पर बात करें तो आपको वही टेक्निक यूज़ करनी है जो आपने 11th-12th में यूज़ करी है। जैसे डियर सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट इन आवर एरिया the pollution is spreading through household waste. However, now there is no place for becoming a dumping ground. As the garbage bed, जैसे कि गार्बेज बहुत ज़्यादा जो कूड़ा है वो गीला हो गया है, बहुत मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है जगह वो, एंड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन आवर एरिया। हमारी एरिया में प्रॉब्लम्स बन गई हैं। ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इसकी वजह से। सो द कंडीशन इज वेरी वर्स्ट। नाउ द गार्बेज इज पिलिंग अप एंड दिस इज वेरी अनहाइजीनिक फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर आवर लाइफ, और वी कैन से दिस इज वेरी अनहाइजीनिक फॉर द चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर अस. I would kindly request you to look into the matter and suggest that some action is taken in preventing that, as it is very harmful for us. And at last,
you put some line which is our life health should be our top priority, and hence I request you to give this your promote attention, and at last thanking you your sincerely XYZ। इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं। बात करें अगर गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ लेटर की बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो गुड न्यूज़ लेटर किस लिए लिखा जाता है और बैड न्यूज़ लेटर किस लिए लिखा जाता है। गुड न्यूज़ लेटर जो होता है वो अच्छी न्यूज़ के लिए होता है। पॉजिटिव न्यूज़ जब भी होती है तो उसके लिए गुड न्यूज़ लेटर का यूज़ करा जाता है। बैड न्यूज़ लेटर तब यूज़ करते हैं जब कोई फेलियर हो जाता है कुछ, तो उस कंडीशन में हम बैड न्यूज़ लेटर का यूज़ करते हैं। गुड न्यूज़ लेटर होता है वो ईजी टू राइट होता है बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट। बैड न्यूज़ लेटर जो होता है वो अनऑफेंडिंगली होता है लिखने में, क्योंकि ये हमें मजबूरी में लिखना पड़ता है। बैड न्यूज़ लेटर चाहे फेलियर हो जाता है कुछ, या कस्टमर डिससेटिस्फाई होते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में बैड न्यूज़ लेटर लिखा जाता है। जो गुड न्यूज़ लेटर है वो पॉजिटिव न्यूज़ देता है। अभी मैंने बताया, जैसे जॉब ऑफ़र देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है या रिक्वेस्ट करनी है, तो उस कंडीशन में हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, ग्रांट करना है, तो उस कंडीशन में हम गुड न्यूज़ लेटर का यूज़ करते हैं। वहीं अगर बैड न्यूज़ लेटर की बात करें तो बैड न्यूज़ लेटर में हम जब भी हमारा कोई गोल होता है वो उसमें हम अचीव नहीं कर पाते हैं उसको, तो हम बैड न्यूज़ लेटर का यूज़ करते हैं। हेल्प करता है ये रिसीवर को समझने में, रिसीवर समझने की कोशिश करता है इसके माध्यम से, एंड एक्सेप्ट करता है न्यूज़ के लिए कि हमने पास्ट में क्या कमी, क्या हमने हमारी गलती रही हैं वो हमें फ्यूचर में नहीं करनी है। इससे हम ये सीखते हैं बैड न्यूज़ लेटर से, एंड मेंटेन करते हैं इसके माध्यम से हम ट्रस्ट के लिए, एंड रेस्पेक्ट करते हैं बिजनेस की और ऑर्गेनाइजेशन की फॉर द रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो। अब अगर सेल्स लेटर एंड सेल्स प्रमोशन लेटर की बात करें तो सेल्स लेटर क्या होता है और सेल्स प्रमोशन लेटर क्या होता है, अगर इस पर बात करें तो सेल्स लेटर जो है वो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अ सेल लेटर इज़ अ टाइप ऑफ लेटर विच इज़ रिटन टू सेल गुड्स और सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए ये लेटर लिखा जाता है। वहीं अगर सेल्स प्रमोशन लेटर की बात करें तो सेल्स प्रमोशन लेटर जस्ट लाइक सेल्स लेटर होता है, लेकिन सेल्स प्रमोशन लेटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैम। कहीं ना कहीं वो सेल लेटर से अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है। सेल्स प्रमोशन लेटर, अब सेल्स लेटर जो है वो सिलेक्शन फॉर्म की तरह काम करता है। इट इज़ द मोस्ट सेलेक्टिव फॉर्म सेल्स लेटर, एंड एडवर्टाइजिंग करता है जिसका एम्स होता है पर्टिकुलर गुड्स को सेल आउट करना एंड सर्विसेज देना टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ कस्टमर। पर्टिकुलर कस्टमर के लिए पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कराना सेल्स लेटर का काम होता है। वहीं अगर सेल्स प्रमोशन लेटर की बात करें तो सेल्स प्रमोशन लेटर में जो मेन पर्पस होता है वो सेल्स प्रमोशन लेटर के माध्यम से हम हायर टर्नओवर करते हैं बिजनेस में। अब अगर बात करें लेटर ऑफ ऑर्डर क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो लेटर ऑफ ऑर्डर जो होता है तो वो क्या होता है, अगर उसकी बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो लेटर ऑफ ऑर्डर यूजली राइट करा जाता है जब हमें नीड होती है। कोई ऑर्डर हम असाइन करते हैं, जब गुड्स को परचेज़ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर लेटर ऑफ ऑर्डर यूज़ करते हैं, लेटर ऑफ ऑर्डर देते हैं। ये नॉर्मल है, कॉमन है, एंड लिखा जाता है ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर हर कोई इसको यूज़ करता है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो लेटर की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन जो होती है, फॉर्मल फॉर्मेट होता है वो यूज़ करते हैं, एंड लेटर जो होता है ये वो फॉलो करता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है वो वेरी स्पेसिफिक होती है। पर्टिकुलर गुड्स के लिए जब ऑर्डर करना होता है तब हम लेटर ऑफ ऑर्डर को यूज़ करते हैं। आप समझ गए होंगे लेटर ऑफ ऑर्डर क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। आई होप अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाएंगे। अब अगर बात करें कि सेमिनार में सपोज़ मान लीजिए अगर आप हैं तो आपको कौन कौन सी
स्किल्स होनी चाहिए आप में प्रेजेंट करने के लिए, जिसके माध्यम से आपकी जो स्पीच है वो इफ़ेक्टिव बने। आप कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? अगर मैं अपनी राय रखूं इस क्वेश्चन पर, तो आइए जानते हैं इसका आंसर। अगर मैं स्पीच उस जगह पे दे रहा होता तो सेमिनार में फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड दैट ऑडियंस एंड फोकस ऑन माई कम्युनिकेशन। उस टाइम पे मैं अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस कर रहा होता। स्किल्स, लैंग्वेजेस एंड टाइम मैनेजमेंट, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट with the audience and providing an energetic, animated, physical presentation. I focus memorizing enough content so that the speech does not come off as a reader of notes. Next thing which is I focus, I use vocal tone to emphasize important point and avoid monotonous presentation. मैं अपनी जो मेरी आदत है उस हैबिट को यूज़ करता while I presenting the speech. सो ये चीज़ें मैं कुछ टेक्निक्स थी, जो कुछ बातें थी जो मैं यूज़ उनके माध्यम से अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाता। तो बेसिकली ओवरऑल हम अगर समझें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं सेमिनार में, तो आप लिख सकते हैं। मेन पॉइंट हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करे थे, जैसे स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लैंग्वेज है एंड टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है एंड ऑडियंस को समझना है, एनर्जेटिक पहले ही से रहना है जब स्पीच देंगे आप, तो मेमोराइजिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए पहले से ही। तो ये सारे गुडनेस हैं जिसके माध्यम से आप अपनी स्पीच इफेक्टिव बना सकते हैं। अब बात करें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहला है क्लियर। बी क्लियर अबाउट योर मैसेज। अपने मैसेज को लेकर पहले से ही आप क्लियर रहें और आपको शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करने चाहिए। लॉन्ग सेंटेंस जो होते हैं उनको ब्रेक करके शॉर्ट सेंटेंस में आपको अपनी बात रखनी चाहिए। शॉर्टर सेंटेंस जब आप यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा पब्लिक पर, ऑडियंस पर। एंड यूज़ ऑलवेज पॉइंट टू पॉइंट लैंग्वेज एंड प्लेन लैंग्वेज रेदर देन फॉर्मल, बैग और टेक्निकल लैंग्वेज विच कैन confuse the message. Be clear in your delivery, as sometimes people fight not to be able to hear you. कभी ऐसा हो जाता है, आपको पब्लिक सुन नहीं पाती है सही से। Sometimes suppose they might have trouble understanding speech in noisy situation, and if that case move to a quieter area. If that not possible, then speak slowly. आराम से बोलना है, हल्के हल्के, बट क्लियर होना चाहिए। जिसके सामने आप बोल रहे हैं उसके सामने आराम से बोलना है। एंड डोंट टर्न योर हेड अवे एज यू स्पीक। जैसे आप बोलते हैं, जब बोलते हैं तो आपको हेड इधर उधर नहीं करना है, ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात करनी है। ऑल्सो स्पीक नॉर्मली एंड अवॉइड एग्रीगेटेड स्पीच, क्योंकि वो स्पीच तो समझने में कठिनाई होगी पब्लिक के लिए, इसलिए उसको अवॉइड करना है। कंसाइज वे में आपको प्रेजेंट करना है अपनी बात। ऑलवेज स्टिक टू द की पॉइंट एंड कीप योर मैसेज ब्रीफ। अवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन एंड अननेसेसरीली थिंग, आपको अवॉइड करना है। सो ओवरऑल आपको कंसाइज रखना है अपनी बात को। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट। बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। गिव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल that are meaningful and paint a picture for your audience. Use research, fact and detail to support your main point and create a memorable message. As they say, a picture point 1,000 word. एक पिक्चर 1000 वर्ड को शो करती है। Also remember, avoid vague statement that may be meaningless. जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। And don't overload that may be meaningless. उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है। इन सिंपल कॉन्क्रीट अपनी बात रखनी है। नेक्स्ट वन इज़ करेक्ट। जो भी चीज़ बोलनी है वो करेक्ट वे में बोलनी है। एरर को आपको कम से कम ना के समान
अपनी स्पीच, अपनी बात में एरर नहीं आने देना है, करेक्ट बोलना है जो भी बोलना है। इफ़ यू आर कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग, थ्रू राइटिंग, check your spelling and grammar and ensure all names and titles are correct or not and read through email before sending them। अगर आप email के थ्रू अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो before sending you can read them whether this information is correct or not, correct it if you mistake it। नेक्स्ट वन इज कोहेरेंट। कोहेरेंट तो मैंने अभी पहले बताया भी था। कोहेरेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी ऑफ द इंटररिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल वेव और बिटवीन सेवरल वेव्स। इफ़ योर कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट इट मीन्स दैट आइडिया आर वेल लिंक्ड टुगेदर एंड दे फ्लो स्मूथली फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। ये सब चीज़ें हम कोहेरेंट में मैनेज करते हैं, कोहेरेंट के माध्यम से समझते हैं। हमें स्मूथली बोलना है, जो बोलना है लॉजिकली बोलना है, हमारी बात लॉजिकली होनी चाहिए एंड सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। ये सब हमें कोहेरेंटली में पता लगता है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीट होनी चाहिए हमारी बात। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन हूएवर रिक्वायर्ड। जिसको भी रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप दें। ये क्या करता है, इट लीव नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ रिसीवर। रिसीवर के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प करती है इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस और रिसीवर ऑफ मैसेज एज दे गेट ऑल डिज़ायर्ड एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। सो जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो कंप्लीट दें। लास्ट वन इज़ courteous। Courteous मतलब being courteous means that you have taken into consideration to feeling receiver as well as your own। It also shows that you are positive or negative and you focus always on your audience। courteous message are not at all biased नहीं होना चाहिए आपका मैसेज। पॉजिटिव वे में आपको बात करनी है। courteous मतलब पॉजिटिव वे में आपको बात रखनी है। तो ये हमारे 7 C's अभी डिस्कस करें। 7 C's में कौन कौन से हमने 7 C's कौन कौन से हैं रिपीट अगर करूँ मैं तो पहला है क्लियर, दूसरा है कंसाइज, तीसरा है कंक्रीट, चौथा है करेक्ट, पांचवा है कोहेरेंट और छठा है कंप्लीटनेस होनी चाहिए और लास्ट है कॉर्टियस। अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए पब्लिक रिलेशन क्या होता है। और हमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है डिस्कस इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक रिलेशन। तो अगर इस पर बात करें तो पब्लिक रिलेशन जो है, पब्लिक रिलेशन इज़ अ स्ट्रेटजी है कम्युनिकेशन करने की जो प्रोसेस करती है एंड बिल्ड करती है म्यूचुअल बेनिफिशियल रहती है, म्यूचुअली रिलेशनशिप करती है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पब्लिक। सो पब्लिक रिलेशन इज़ अबाउट मैनेजिंग परसेप्शन, हाउ पीपल थिंक अबाउट योर बिजनेस एंड इट एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस, इम्प्रूव बिजनेस रेपुटेशन, अट्रैक्ट कस्टमर। इसके माध्यम से कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, रिलेशनशिप अच्छी होगी। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या क्या है पब्लिक रिलेशन के, तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र एसेस करते हैं पब्लिक के एटीट्यूड को एंड मेंटेन करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, म्यूचुअल रिलेशन को एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशन ये सब मेंटेन करते हैं एंड इम्प्रूव करते हैं चैनल को, कम्युनिकेशन के चैनल को एंड नए नए बेस निकालते हैं एंड टू वे फ्लो होती है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अब बात करें यहाँ पर मीडिया रिलेशन, मीडिया का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हैंडलिंग पब्लिसिटी, कैसे हमें हैंडल करना है, पब्लिसिटी कैसे करनी है और इस न्यू एक्टिविटी टू एक्सटर्नल ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस से कैसे हमें नई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है उसके साथ में। सो एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द मेल मीडिया, मास मीडिया को कैसे एस्टेब्लिश करना है, कैसे मेंटेन करना है, अपनी इमेज कैसे बनानी है उसके सामने। तो ये सब डिपेंड करता है मीडिया रिलेशन पर। ट्रैकिंग एंड एवेल्यूएटिंग मीडिया कवरेज को हमेशा ट्रैक करके रखना है, एवेल्यूएट करना है उसके कवरेज को। मार्केटिंग पब्लिसिटी, कैसे हमें मार्केट करना है पब्लिसिटी पब्लिक में। तो अनाउंसिंग न्यू प्रोडक्ट, जब भी हम नए प्रोडक्ट को अनाउंस करते हैं बिजनेस में तो सर्विसेज देते हैं तो उसमें इन्हेंसमेंट इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू एडिशनल चैनल और वी कैन से एडिटोरियल चैनल ऑफ मास मीडिया। एडिटोरियल चैनल ऑफ मास मीडिया का हम यूज़ करते हैं जब नए प्रोडक्ट निकालते हैं तो एंड प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का।
जिसके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट पब्लिक को पता लगता है, अवेयरनेस होती है हमारे प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक के लिए, और हमारा प्रोडक्ट फिर बिकता है। तो ये मीडिया होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे लिए अच्छे बातें होती हैं जो हमें बताना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के बारे में। सो सपोज व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर speech or your talk, then strong positive body language become an essential tool in helping you build credibility, express your emotions and connect with your listener. And body language also help your listener focus more intently on you as well as what you are saying. The way you communicate can enhance or impair your interaction, relationship and further opportunity in your कंपनी। तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बिजनेस में। जितनी बात इंसान बोल के जितना जितना इफेक्ट नहीं पड़ता है पब्लिक पर, उससे ज़्यादा वो दिखता है और दिखने पर इफेक्ट पड़ता है देखने से। अब कौन सी चीज़ें कितनी मायने रखती हैं बॉडी लैंग्वेज में, अगर इस पर बात करें तो बॉडी लैंग्वेज में बेसिकली टच है, स्पेस है, वॉइस है, पोस्चर है, गेस्चर है, आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, पे अटेंशन टू कंसाइजनेस, और कौन चीज़ कितनी परसेंट मायने रखती है बॉडी लैंग्वेज में, इस पर बात करें तो 7%, कुल 7% वर्ड्स इफ़ेक्ट करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, 7% वर्ड, और 38% टोन ऑफ वॉइस देखते हैं लोग, 38% टोन ऑफ वॉइस, और 55% बॉडी लैंग्वेज होती है। 55% बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित होते हैं लोग। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितना इंसान बोलता है उसको ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता है पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा वो ज़्यादा मायने नहीं है कि क्या बोल रहा है इंसान देखता है कि देख कैसा रहा है इंसान, एंड बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी टोन क्या है, वॉइस ऑफ टोन क्या है, किस तरह से वो बोल रहा है, तो ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं लोगों के लिए। तो बॉडी लैंग्वेज आपने समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी लैंग्वेज। एट लास्ट अगर मैं बात करूँ तो जो मॉडर्न फॉर्म है बिजनेस की कम्युनिकेशन करने की, वो कौन कौन सी हैं, ईमेल है, इंटरनेट है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, तो ये सारे मीडिया हैं जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। ईमेल क्या है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम एक्सचेंज करते हैं मैसेज के लिए बिटवीन यूज़र्स, एंड वर्ल्ड वाइड ईमेल नेटवर्क है जो अलाउ करता है पीपल के लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कैसे करी जाती है, एंड बहुत क्विकली इसको इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट लेटर के इक्विवेलेंट है, बट विद द एडवांटेज ऑफ टाइमलाइन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, टाइमलाइन बहुत क्विक इन्फॉर्मेशन हमारी सेंड होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो ईमेल बहुत ज़्यादा एक तरह से बेनिफिशियल हमारे लिए बहुत एडवांटेज का काम करता है ईमेल कम्युनिकेशन करने में। दूसरा इंटरनेट के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी क्विक ट्रांसफ़र करी जा सकती है और लोगों तक पहुंचाई जा सकती है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट तो बहुत कॉमन है, सब जानते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क है जो फैसिलिटेट करता है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए, एंड एक्सेस करता है सब ऑल डेटा को एंड रिसोर्सेज को थ्रू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, एकेडमिक एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। द इंटरनेट इज़ एसेंशियल फॉर मेकिंग business communication easier and quicker, whether you are interacting with colleagues or you are responding to client query in real time. The internet offers solution to optimize your daily workflow and communication. तो इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेली कन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। टेली कन्फ्रेंसिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लाइव ऑडियो कर सकते हैं, लाइव ऑडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं विद 2 और मोर पीपल से, पार्टिसिपेंट से, एंड इसके माध्यम से टीम और ऑर्गेनाइजेशन से हम बात कर सकते हैं। तो हमने एक चीज़ मिस कर दी, कम्युनिकेशन थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं। कम्युनिकेशन थ्योरीज़ की बात करें तो कम्युनिकेशन थ्योरीज़ में बहुत सारी थ्योरीज़ कम्युनिकेशन में दी हुई हैं। थ्योरीज़ जैसे सोशल कल्चर एनवायरनमेंट थ्योरीज़, इकोनॉमिक्स थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी, इस्लामिक थ्योरी, क्रिश्चियन थ्योरी, कंजर्वेटिव थ्योरी, लिबरल थ्योरी, वैदिक थ्योरी, ये सारी थ्योरीज़ हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पर जो 6 थ्योरीज़ हैं ये आप देख लीजिए, और भी थ्योरीज़ हैं जैसे अरिस्टोटल थ्योरी, लूजवेल थ्योरी, शैमन एंड बीवर थ्योरी, स्क्रैम थ्योरी,
बर्लो डायनेमिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। तो ये थ्योरी इधर आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये आप देख लीजिए और ये थ्योरी आप देख लीजिए और इनको पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए इनके बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इनको मैं डिटेल में ना बता पाऊँगा यहाँ पर। इन पे अलग वीडियो बनाऊँगा, अगर आप कमेंट में अगर चाहें तो बता सकते हैं, इन पे अलग वीडियो बना देंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करके यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बाकी आपको पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।